हेलो फ्रेंड्स, ये लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई बुक भारत की राज व्यवस्था है और इसका एक चैप्टर वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जिससे कि क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं क्योंकि अभी अभी इसमें एक अपॉइंटमेंट हुआ है। ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने हाईलाइट कर लिया है। तो मैं चाहूँगी कि बहुत ही कम समय में मैं ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो सबसे पहले जीएसटी परिषद बनी कैसे। तो 101वां संशोधन अधिनियम लाया गया 2016 में, जिससे कि एक नई कर प्रणाली की शुरुआत हुई। और वो कौन सी कर प्रणाली थी, जिसको कि वस्तु एवं सेवा कर कहा गया, यानी कि जीएसटी। इसका कि इसको लाने का उद्देश्य क्या था। इसको लाने का उद्देश्य ये था कि सुगमता और कुशलता से केंद्र और राज्यों के बीच क्या किया जाए, समन्वय एवं सहयोग बनाया जाए। ऐसी कर व्यवस्था लाया जाए जिससे कि केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय और सहयोग बना रहे। इस प्रक्रिया को चलाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। और इस प्रावधान से एक नया अनुच्छेद आया। कौन सा अनुच्छेद आया? 279A 279A जोड़ा गया। और ये अनुच्छेद क्या करता है? ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना के लिए शक्तिमत करता है। कि राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो एक जीएसटी काउंसिल का गठन कर सके। और इसी के अनुसार राष्ट्रपति ने 2016 में अपने आदेश द्वारा परिषद की स्थापना की। तो परिषद का सचिवालय कहाँ है? परिषद का सचिवालय जो है वो दिल्ली में है। और केंद्रीय राजस्व सचिव जो हैं वो इसके पदेन सचिव हैं। पदेन सचिव यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कि वो किसी एक और पोस्ट पे भी हैं और वो एक्स्ट्रा इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। कि ये उनका एक्स्ट्रा काम है। अब हम ये जान लेते हैं कि परिषद का जो विज़न क्या है। तो परिषद के काम काज में सहकारी संघवाद के उच्च मानकों को स्थापित करना, जो कि जीएसटी से संबंधित सभी जरूरी निर्णय लेने की शक्ति रखने वाला पहला संवैधानिक संघीय निकाय है। तो इसका ये होता है कि इसका विज़न ये है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाए। सहकारी संघवाद आपने ये लाइन पढ़ी होगी कि जो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ है तो इसमें राज्यों को भी महत्व दिया जाना चाहिए, इसीलिए इस परिषद की स्थापना की गई है। और इस परिषद का लक्ष्य क्या है? तो इस परिषद का लक्ष्य ये है कि व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया विकसित करके ऐसी जीएसटी संरचना खड़ी करना जो कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रचालित हो तथा उपयोगकर्ता हितैषी हो। सिंपल वर्ड्स में अगर इसको कहा जाए तो एक ऐसी संरचना बनाई जाए कि जिसको इस्तेमाल करना इस्तेमाल करने वाले के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल हो। ईज़िली वो उसको यूज़ भी कर सके और उसका फ़ायदा भी मिले। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। ये केंद्र एवं राज्यों का एक संयुक्त फोरम है। कि इसमें केंद्र की और राज्यों की भागीदारी है। इसमें कौन कौन है सदस्य? इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री इसमें सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा करारोपण के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित प्रत्येक राज्य में जो वित्त अथवा कि टैक्स से रिलेटेड जो भी मंत्री है या फिर राज्य सरकार जिसको भी नॉमिनेट करे उस विभाग के मंत्री। फिर क्या होता है? परिषद के जो राज्यों से नॉमिनेटेड मेंबर्स आ रहे हैं वो आपस में ही एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं और उसके कार्यकाल को भी वो ही निर्धारित करते हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। अब देख लेते हैं परिषद का कामकाज। परिषद के कामकाज में सबसे पहले तो परिषद का काम स्टार्ट कैसे होगा, उसके लिए कोरम कितना होना चाहिए। तो कोरम के लिए परिषद में जितने भी सदस्य हैं टोटल जितने भी मेंबर हैं उसकी आधी संख्या होनी चाहिए। और निर्णय कैसे लिया जाएगा? तो निर्णय लिया जाएगा परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। यानी कि जितने भी सदस्य हैं परिषद में उसमें से जितने भी उपस्थित हैं उनके 3/4 बहुमत उनके 3/4 बहुमत से लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 12 सदस्य हैं
तो 12 का 3/4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 लोग अगर उसके पक्ष में वोट देते हैं तो वो फिर निर्णय मान लिया जाएगा। और निर्णय लेने का सिद्धांत क्या होगा, देखिए ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए। केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए कुल मतों के 1/3 के बराबर होगा। यानी कि केंद्र सरकार के मतों की गिनती कैसी होगी, उस बैठक में जितने भी मत दिए गए हैं उसका 1/3, और राज्य सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 2/3 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को इसमें वेटेज ज़्यादा दिया गया है। फिर आगे अगर परिषद ने कोई निर्णय लिया है तो उनको किन किन सिचुएशन में इनवैलिड यानी कि अमान्य नहीं किया जा सकता। मतलब इस बेसिस पे हम निर्णय को अमान्य नहीं कर सकते कि परिषद में सदस्य पूरे नहीं हैं, मतलब कुछ वैकेंसी है उसमें, कोई पोस्ट वैकेंट है, तो इस बेसिस पे नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर परिषद की कोई प्रक्रियागत अनियमितता, मतलब कि ऐसा है कि कोई प्रोसीजर फॉलो होता है लेकिन उससे जो मामला है यानी कि जो निर्णय लिया गया है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इन 2 कंडीशन में परिषद के निर्णय को अमान्य नहीं किया जा सकता।